कच्चे पक्के अत्यंत साधारण मकानों के बीच एक छोटा परंतु बंगलेनुमा मकान। मकान के बाहर छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। मिस स्वर्णलता, दाई और नर्स। उसी मकान में वो चारों प्रविष्ट हुए, ऐसी बेतकल्लुफ़ी से मानो चारों इसी घर के रहने वाले हो। पहले ही कमरे में एक अधेड़ स्त्री और एक युवा महिला। अधेड़ स्त्री बैठी थी और युवा स्त्री शीशे के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। उसके बाल गहरे बादामी रंग के थे। उन चारों की पुतलियाँ भी काली नहीं, बादामी रंग की थी। उन चारों को देखकर युवती मुस्कुराई। बाबा रे, आज चांडाल चौकड़ी का धावा किस लिए? वह अधेड़ स्त्री उनके कमरे में प्रविष्ट होते ही खड़ी हो गई। सभी ने उसे नमस्ते माँ जी कहकर संबोधित किया और वह उत्तर में केवल मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बाहर चली गई। शेष तीनों एक और खड़े रहे। जीवन नाम का युवक आगे बढ़ा। प्यारी, खबरदार, अगर दोबारा प्यारी कहा तो घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरा नाम स्वर्णलता लेते हुए क्या जोर पड़ता है? दरअसल बात यह है कि प्यारी नाम प्यारा लगता है। वो मौन रही, आईने के सम्मुख बाल संवारती रही। बोलोगी नहीं? जब तक मेरे नाम से मुझे संबोधित नहीं करोगे नहीं बोलूँगी। अच्छा, स्वर्ण प्यारी जी। ओह, फिर जबान फिसल गई। स्वर्णलता जी। शैतान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जिस नाम से पुकारिए, चाहे तो प्यारा ही कहिए। हाँ, तो दादा आया था। किस लिए? किस लिए आया था सो अनुमान लगा सकती हो। आजकल तो उसे एक ही बीमारी है, सिरदर्द। शायद उन दो जासूसों का सिरदर्द है। ठीक समझी हो। आगे बोलो। उन्हें उड़ाकर लाने के लिए 1,000 रुपये पेशगी देने की बात कर रहा था, परंतु मैंने कहा कि बिना प्यारी के, माफ़ करना, मैंने कहा बिना स्वर्ण के काम नहीं हो सकेगा। यानी स्वर्ण को अकेले ही तोप के मुंह के सामने जाना पड़ेगा। तुम लोग तमाशाइयों की तरह दूर रहोगे। किसी हद तक ठीक समझी हो। नाटक के पहले दृश्य में तुम अकेली ही होगी। और रुपया 1,000? तुम लोगों को तो कहूँ क्या, दादा के नाम पर थूकती हूँ। हम तुम्हें जानते हैं स्वर्ण प्यारी। क्या जानते हो? यह कि 1,000 मजदूरी हम ही स्वीकार कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचा जा सकता। तब तुम्हारे लिए 5,000 की बात है। कुछ क्षण वो मौन रही, फिर बोली, काम कब करना है? आज ही शाम को। तो ड्रामा किस तरह करना होगा? बात की बात है। पहली बात यह है कि 5,000 मंजूर है ना? मजबूरी में। यानी जब तुम लोगों ने जबान दे दी है तो मजबूर होकर हाँ करनी ही होगी। सचमुच? उसने दृष्टि जीवन की ओर फेरी और मुस्कुराई। इसलिए तो तुम्हें प्यारी कहता हूँ। बको मत। तो फिर हम अभी आधे घंटे में टैक्सी कार का इंतज़ाम करके आते हैं। वैसे जीवन, तुम बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ तो नहीं, परंतु ये सही है कि तुम्हारे सामने जब आता हूँ, तुम्हारा रूप, तुम्हारी आंखें मुझे बेवकूफ़ बनने के लिए मजबूर कर देती है। तुम पैदाइशी बेवकूफ़ हो। अच्छा, ये तो कहो कि उस दिन तुम लोग कावेरी को उठाकर नहीं ला सके, लौटे तो घायल राजू को लेकर। ऐसा क्यों हुआ? कावेरी का मुकद्दर तेज था। तुम सबकी अकल घास चरने गई थी। साथ में क्या लेकर गए थे? एक चाकू भी नहीं, 2 खिलौना पिस्तौलें जो सिर्फ धमाका कर सकती थी। सुनो, कहो प्यारी। नॉनसेंस। विक्रमपुरी मैं साथ चलूँगी। हम अभी सवारी लेकर आते हैं। सवारी लाने से पहले मेरी बात सुनो और समझ लो, अगर उन्हें हमसे काम कराना है तो रुपयों के साथ साथ हरेक को रिवॉल्वर भी देना होगा। पते की बात है, सचमुच दूर की सोची है, परंतु क्या एक साथ 5 रिवॉल्वर दादा दे सकेगा? हम 5 से ही बात आरंभ करेंगे। बात नहीं मानी गई तो नहीं सही, हम 5 से बात शुरू करेंगे और 3 या कम से कम 2 रिवॉल्वर लिए बिना काम नहीं करेंगे। मान गए प्यारी तुम्हें। बकवास मत करो। अब ये बताओ कि किस ढंग से ड्रामा होना है, और रास्ते में सभी कुछ बता दूंगा। बस तुम अपना नाटक वाला मेकअप का बक्सा और एक फटी हुई साड़ी साथ ले लेना। रास्ते में यानी टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में बताओगे?
टैक्सी ड्राइवर कोई गैर तो होगा नहीं, अपना चुन्नन ही तो होगा। तो हम जाए प्यारी। उसने कृत्रिम क्रोध प्रकट करते हुए जीवन को हाथ के कंधे से मारने की कोशिश की। सांझ ढल चुकी थी। होटल के प्रांगण में मरकरी लाइट से कोना कोना आलोकित था और स्वर्णलता कहे या प्यारी कहे, बेशक वही, अलबत्ता वेश बदला हुआ। साड़ी मानो कई स्थानों से छीना झपटी में फट गई हो, चेहरे पर कई स्थानों पर खरोचों के निशान। संभवतः स्त्री होने के कारण ही उसे दरबान ने नहीं टोका। अगर कोई अपरिचित पुरुष ऐसा बदहाल होता तो निश्चय ही दरबान टोक देता। टोक ही नहीं देता, शायद रोक भी देता। दरबान उस अपरिचित की ओर आश्चर्य से देखता ही रह गया और तेजी से अंदर चली गई। बड़ी आतुरता से उसने पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी और एकदम परिचित की भांति उसने जगन बंदूक सिंह के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया नहीं, बुरी तरह पीटना आरंभ कर दिया। जगन और बंदूक सिंह अभी 15 मिनट पहले ही होटल आए थे। 5 मिनट पहले ही वेटर चाय दे गया था और आज ये संयोग ही था कि दरवाज़ा बंदूक सिंह ने नहीं, जगन ने खोला। आप? विस्मित जगन ने पूछा। हाफती सी वह बोली। पानी, 1 गिलास पानी मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, आइए। वह निसंकोच अंदर आ गई और द्वार पर खड़े जगन ने कमरे की दोनों ट्यूबलाइट ऑन कर दी। अभी तक कमरे में छोटा सा बल्ब जल रहा था। अब जगन बढ़ा, जग में से गिलास पानी भरकर उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। बंदूक सिंह नहीं उठा था, वह अपने स्थान पर ही बैठा था। अलबत्ता आगंतुक स्त्री को चौकन्नी आंखों से देख रहा था। बैठिए, जगन ने कुर्सी की ओर संकेत किया। मुझे बेइज्जत किया गया है, मेरी इज्जत लूटी गई। आप बैठिए तो, मेरे साथ चलिए। बैठिए तो, आपको बाबू सिंह की लाश की तलाश है ना? मेरे साथ चलिए, मैं लाश बरामद कराऊंगी। ज़रूर, आवश्यकता हुई तो हम आपके साथ भी चलेंगे। आप बैठिए, आप हाफ रही है, एक प्याली चाय आपको तसल्ली देगी। बैठिए। विवश बैठती हुई वो बोली। आप तो बेकार तकल्लुफ़ पे पड़ रहे हैं। मुझे चाय से तसल्ली नहीं मिलेगी। जिसने मेरी इज्जत खराब की है, जिसने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, जब तक उसे फांसी नहीं लग जाएगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं बाबू सिंह की लाश बरामद कराऊंगी। जल्दी का काम शैतान का होता है। आप थोड़ा दम लीजिए, चाय पीजिए, फिर बातें करेंगे। सहज ढंग से बंदूक सिंह ने उसकी ओर चाय की प्याली बढ़ा दी। आतुरता प्रदर्शित करते हुए उसने 1 मिनट से भी कम समय में चाय समाप्त कर दी। इत्मीनान से चाय की चुस्की लेते हुए जगन ने कहा, अब कहिए, ज़बरदस्ती मेरी इज्जत लूट ली है। किसने? जगेश चंद्र ने। कहा? अपनी कोठी पर। वहाँ आप क्यों गई थी? उसने मुझे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। आप जानती है कि जगेश चंद्र आजकल मंत्री नहीं हैं? जानती हूँ। फिर भी आप नौकरी पाने की आशा से उनकी कोठी पर गई? नौकरी दिला देना उसके लिए कठिन नहीं है। आप ठीक कहती है। बाबू सिंह के बारे में आप कुछ कह रही थी। आप मेरे साथ चलिए। बाबू सिंह की लाश कोठी के गैरेज में मेरे सामने दफनाई गई थी। मैं लाश बरामद कराकर उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगी, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। यानी जगेश चंद्र ने आपके सामने लाश गैरेज में दफनाई थी? जी। तब तो उसकी हत्या भी उसने आपके सामने की होगी? जी। आप नौकरी पाने के लालच में चुप रही। ठीक ही है, इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां होती है। तो हत्या रात में ही की होगी। आधी रात का समय था। आधी रात? यानी आधी रात को हत्या हुई तो उसे खोद कर दबाने में भी 2-3 घंटे लगे होंगे। सुबह हो गई थी। ज़रूर हो गई होगी। पक्का फर्श तोड़कर कब्र खोदना सचमुच बहुत मेहनत का काम है। तो उस रात तो सारी रात आप वहीं रही होगी? जी हाँ। यानी उस रात उसने आपकी इज्जत नहीं लूटी? सकपका गई प्यारी ये सुनकर। उस रात मेरी माँ मेरे साथ थी। ठीक, परंतु रात भर वहाँ रहने का कारण क्या था? वह अपने ही फैलाए जाल में फंसती जा रही थी। दरअसल मैं इस शहर में नहीं रहती। एक कस्बा है राजापुरी, वहीं की रहने वाली हूँ। जगेश ने मुझे नौकरी के बारे में ही शाम को बात करने के लिए बुलाया था, परंतु वो रात को 10:30 बजे घर लौटा और इसके बाद और सुबह से पहले कोई ट्रेन या बस राजापुरी जाने के लिए नहीं थी।
इसलिए। खैर, आज माता जी साथ नहीं आई, वो बीमार है। ओह, हमेशा माता जी साथ आती थी, आज बीमार है इसलिए नहीं आ सकी, इसलिए ये सब गड़बड़ हुई। आप बातें ही करते रहेंगे? जी, आप साथ चलिए, मैं लाश बरामद करा देना चाहती हूँ। ज़रूर चलेंगे, परंतु कब? जब हमें विश्वास हो जाएगा कि आपके चेहरे की खरोंचें असली है। सामने स्नान गृह का दरवाज़ा है, जाइए ज़रा मुंह धो आइए। उसने कुछ नहीं कहा, जैसे पोल खुल गई हो। वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। स्नान गृह के दरवाजे की ओर नहीं, बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर। बंदूक सिंह, जो अब तक शांत बैठा था, एकाएक बाज की तरह झपटा और दरवाज़ा पार करती प्यारी की बाह पकड़ ली। छोड़ दीजिए मुझे, तड़प कर वो बोली। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गुसल खाने का दरवाज़ा ये नहीं है, वह है। मैं गुसल खाने में नहीं जाऊँगी। मैं समझती थी कि आप लोग मेरी मदद करेंगे, परंतु आप तो मेरा मजाक बना रहे हैं। बंदूक सिंह उसकी बाह मजबूती से पकड़े हुए था। उसने पूछा, अच्छा, यही बता दीजिए कि आपने कैसे जाना कि हम आपकी मदद करेंगे? ऐसा कोई साइन बोर्ड तो हमने लगा नहीं रखा है। मेरी बात छोड़िए। लीजिए, बात छोड़ दी, परंतु भागने की कोशिश में आप सफल नहीं हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं? चलकर बैठिए, ये भी बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। वह बढ़ी, परंतु बैठी नहीं। बंदूक सिंह यथास्थान बैठ गया। का एक लोमड़ी किसी फुर्ती से वो पीछे हटी और शायद कमर में खोसा हुआ रिवॉल्वर निकालकर उसने पेशेवर अपराधी की भांति रिवॉल्वर का सेफ्टी केज खोल दिया। अब वह उन दोनों की ओर रिवॉल्वर ताने हुए थी। सिर्फ एक शर्त पर जिंदा छोड़ रही हूँ, यह कि मेरा पीछा नहीं करोगे, मुझे रोकोगे नहीं। वह पीछे हटी, परंतु उसका दुर्भाग्य। ठीक तभी पूर्ण रूप से सतर्क फिद्दे मियाँ दरवाजे पर प्रकट हुए और प्यारी के हाथ से रिवॉल्वर ऐसे छीन लिया जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीना हो। साथ ही प्यारी को धक्का दिया, वह जगन के पाँव में जाकर गिरी। फिद्दे मियाँ ने कहा, अगर मुंह से आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। याद कर ले, मेरा नाम फिद्दे है। फिर जगन की ओर देख मुस्कुराकर वो बोले, ये मोहतरमा अकेली नहीं थी, साथ में 4 और भी थे। ज़रूर कोई जाल फैलाया होगा, लेकिन जब मैंने इन्हें देखा तब तक आप आए नहीं थे। फ़ोन करके पुलिस बुलाई, वह कमबख्त जिस कार में आए थे उसी से भाग गए। वैसे पुलिस पीछे गई है। चचा मियाँ, जगन बोला, फरमाइए। रात का वक्त है, इन बेगम साहिबा का क्या इंतज़ाम? इंतज़ाम हो गया। यानी? सारे इंतज़ाम करके ही तो आया हूँ। यानी पुलिस? जी हाँ, लेडी पुलिस। आओ भाई, अंदर चली आओ। सचमुच जगन और बंदूक सिंह चमत्कृत हुए। अधेड़ आयु की 2 महिलाओं ने कमरे में आकर सैल्यूट किया। फिद्दे मियाँ ने परिचय कराया। आप है सब इंस्पेक्टर वीना सिंह और आप है सब इंस्पेक्टर फरीदा शेर खान। जगन और बंदूक सिंह तभी खड़े हो गए थे जब प्यारी को फिद्दे मियाँ ने धकेला था। दोनों ने महिला सब इंस्पेक्टरों से हाथ मिलाए और स्वर्णलता कहे या प्यारी कहे, वो ऐसे दुबकी सी बैठ गई थी जैसे कुंडली मारे नागिन बैठी हो। आप लोग बेफिक्र रहे, ये दोनों सब इंस्पेक्टर पूछताछ के मामले में माहिर है। इन बेगम साहिबा के पेट में और दिमाग में जितने भी कारनामे होंगे, ये दोनों सभी बाहर निकाल लेंगी। तुम लोगों की फोर्स होटल से बाहर ही है ना? जी। 10 लेडीज़ पुलिस की सिपाही है, वीना सिंह ने उत्तर दिया। चाहो तो उन्हें भी बुला लो, बेगम साहिबा खतरनाक मालूम होती है। उत्तर दिया फरीदा शेर खान ने। हम भी कुछ कम खतरनाक नहीं है भाईजान, आप बेफिक्र रहे। उठो। सचमुच फरीदा शेर खान ने एक हाथ से ही प्यारी की बाह पकड़ी और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। दूसरी ओर से वीना सिंह ने पकड़ा और फिर दोनों ने सैल्यूट की औपचारिकता पूरी की और उसे लेकर मुड़ गई। जगन ने टोका, ज़रा रुकिए। वो दोनों रुकी और जगन प्यारी के निकट पहुंचा। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? वह मौन रही। सोच लीजिएगा, पुलिस के झंझट में पड़कर आसानी से छुटकारा नहीं होगा। अगर आप अपना सही नाम यहाँ आने का सच्चा उद्देश्य बताना चाहे तो आपकी गिरफ्तारी टाली जा सकती है। मिस्टर,
बिफर कर वो बोली, फरमाइए। आप मुझे 1 घंटे से ज़्यादा बंद नहीं रख सकेंगे। परंतु हम तो आपको 1 घंटे भी बंद नहीं रखना चाहते। हमने तो आपका कोई नुकसान किया नहीं है, फिर आप इतनी नाराज़ क्यों है? ये तो ठीक है कि दिल्ली से यहाँ नौकरी के कर्तव्य पूरे करने आए हैं, परंतु हमारी जान की कीमत इतनी सस्ती तो नहीं है कि आप कमर से रिवॉल्वर निकालें और धाय करके हमें ख़त्म कर दें। खैर, छोड़िए इन बेकार की बातों को, ज़रा मतलब की बात सोच देखिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर आप परिस्थिति को समझकर उचित व्यवहार करें तो इसमें आपका ही हित है। मेरा अहित कौन कर सकता है? क्या समझ रखा है मुझे? तुम लोगों की सारी साहिबी निकाल दूंगी। गजब की दुस्साहसी थी प्यारी। दोनों बाहें मुक्त नहीं थी, परंतु टांगे तो मुक्त थी। उसने सचमुच जगन पर लात चलाई। वो तो दोनों सब इंस्पेक्टर सतर्क थी। बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर खींच लिया और उसकी लात शून्य में ही उठी और झुक गई। सर, सब इंस्पेक्टर फरीदा ने कहा। जी, कुछ औरतें ऐसी भी होती है जिनका जन्म सांप के बिल के ऊपर होता है। जहर इसकी नस नस में भरा हुआ है। इंसानी बात ये नहीं समझेगी। खामोश रह, प्यारी ने फरीदा को संबोधित किया। कल्लूटी कही की। और तभी उसके सिर पर इंस्पेक्टर फरीदा का ऐसा घुसा पड़ा कि प्यारी को लगा जैसे सिर फट गया हो और चेतना लुप्त हो गई हो। प्रतिरोध में वह चीखना चाहती थी, परंतु चीख भी नहीं सकी। उसका सिर वक्ष की ओर झुक गया। अरे, चौंका जगन। मरी नहीं है सर। जगन मुस्कुराया। सच कहती हूँ सर, मैं तो आपकी नरम मिजाजी देखकर हैरत में हूँ। अगर कोई औरत इस तरह हमारे डिपार्टमेंट के अफसर पर लात चलाती तो मैं 3 मुक्के मारती। 12 घंटे के लिए वो बेहोश हो जाती और होश में आती तो ऐसा अनुभव करती जैसे अधमरी हो। इंस्पेक्टर फरीदा शेर खान साहिबा। जी, यकीन कीजिए कि फरिश्ते हम भी नहीं हैं, परंतु सिद्धांत की बात यह है कि या तो इंसान इंसानियत के व्यवहार से राह पर आता है या फिर राह से भटक कर फिर भटकता ही रहता है। खैर, आप इन्हें ले जाइए। अगर आप चाहे तो गाड़ी तक हम सभी साथ चलें। जी नहीं, धन्यवाद। वैसे भी किसी स्त्री के साथ स्त्री पुलिस का रहना ही ठीक रहेगा। जैसी आपकी इच्छा, परंतु एक ज़रूरी बात है। फरमाइए। अगर इनका आप डॉक्टरी मुआयना करा ले तो अधिक अच्छा रहेगा। ज़रूर, पहले यही कराएंगे। वीणा और फरीदा ने पुनः सल्यूट किया। तभी प्यारी ने अपना चेहरा उठाया। चेहरा पसीने से लथपथ था। पीड़ा से वो करा रही थी। मैं सभी कुछ बता दूंगी। यही आपके हित में होगा। मुझे इन औरतों के सुपुर्द मत कीजिए। अच्छे के साथ कोई बुरा नहीं हुआ करता। इन्होंने मजबूरी में ही तो हाथ चलाया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इनके साथ मत भेजिए। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। सच मानिए, ये भी आपको बिना मतलब तकलीफ नहीं देंगी। हम लोगों की भी मजबूरी होती है। अगर दिन होता तो मैं आपको पूछताछ के बाद छोड़ देता। रात है और नियमानुसार स्त्री पुलिस के संरक्षण में रहना ही आपके हित में होगा। वैसे मैं इनसे और कह देता हूँ। फरीदा शेर खान जी। जी, अगर सचमुच ये पसंद करे तो आप रात में इनसे पूछताछ मत कीजिएगा। लॉकअप में बंद कर दीजिएगा। अगर इन्होंने खाना नहीं खाया हो तो खाना खिलवा दीजिएगा। इनसे पूछताछ सुबह कर लेंगे। आपका हुक्म बेशक हम मानेंगे, बशर्ते कि ये अपनी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं करेगी तो। ठीक, बिल्कुल ठीक। दोनों ने फिर सैल्यूट दिया। चलते चलते वीणा सिंह ने कहा, होटल में ठीक से चलना राजकुमारी जी। गड़बड़ करेगी तो अब की बार मेरा हाथ पड़ेगा और सुबह तक पानी भी नहीं मांग सकेगी। इधर उनके जाते ही जगन ने कहा, वाह चाचा मियाँ, मान गए आपको। सचमुच आपकी नज़र तो कयामत है। फिद्दे मियाँ ने अपने हवलदार और ख़ानदानी माली चेत सिंह और जगेश चंद्र के माली मनफूल के बारे में रिपोर्ट दी। कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। आज का विवरण। दिन में आज सारे दिन तेज धूप रही है, बस की चिलचिलाती धूप। जब जगेश चंद्र की कोठी में काम कर रहे 11 व्यक्तियों ने दोपहर के भोजन की छुट्टी की, तब मनफूल आया और चेत सिंह के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आओ नीम की छांव में बैठकर भोजन करना। क्वार्टर के बाहर नीम के नीचे पड़ी चारपाई पर बैठते हुए मनफूल ने पूछा, भाइयों को बुलाने के लिए चिट्ठी लिख दी क्या? हाँ। एक लोटा पानी मंगा दोगे मनफूल भाई?
पानी भी आ रहा है और खाना भी आ रहा है। अपनी खाने की पोटली एक तरफ रखो। कुछ ही देर बाद मनफूल की पत्नी जेवरों से लदी हुई मानो जेवरों की चलती फिरती नुमाइश हो 2 स्टेनलेस स्टील के थालों में खाना लेकर आई। 2 भाजी, दाल और रायता। चपाती इस प्रकार घी में भीगी हुई मानो घी में डुबाई गई हो, और चपातियों के बाद बढ़िया चावल जो दूर से ही महक रहा था। भोजन के बाद जब सिगरेटें सुलगाई गई तब चेत सिंह ने बात छेड़ी। भाई मनफूल, बोलो, हम दोनों जात भाई हैं और उम्मीद है कि कल को रिश्तेदार भी बन जाएंगे। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। एक बात पूछूं? ज़रूर। आज कौन सा त्यौहार था? त्यौहार तो कोई सा भी नहीं था। देखा कि तुम खाने के लिए चटनी के साथ सूखी रोटी खाते हो तो सोचा कि जब तक यहाँ हो साथ ही खाना खिला दिया करेंगे। भाई, तुम्हारे एहसान का बदला तो चुका नहीं सकता। एहसान कैसा भाई? बिरादरी के साथ एहसान नहीं हुआ करता। तब मुझे अपना शागिर्द बना लो। उस्तादी शागिर्दी की ज़रूरत नहीं है। देखा है कि काम तुम जानते भी हो और समझते भी हो। तुम्हारे काम जानने में कमी नहीं है, फिर भी शागिर्द बना लो। डिंग हाँकने की आदत मेरी नहीं है। जितना मैं जानता हूँ उतना ही काम तुम जानते हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है मनफुल भाई, परंतु निश्चय ही तुम तरकीब जानते हो कि रुपया कैसे कमाया जाता है। अब देखो ना, गांव में कुछ खेती बागबानी भी है। यहाँ सरकारी नौकरी में भी तनख्वाह पाता हूँ। फिर भी सच कहता हूँ, आज जैसा खाना तो कभी त्योहार को भी नहीं खाया। मनफूल गर्व से मुस्कुराया। चेत सिंह ने उसकी ओर कृतज्ञ दृष्टि से देखा। अब समझा कि तुम शागिर्द क्यों बनना चाहते हो। यकीन करो कि मनफूल भाई, कहो। परिवार में सभी तन तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी लगता है चादर छोटी है और पाँव बड़े हैं। लगभग 1 मिनट दोनों मौन रहे। फिर चेत सिंह, हाँ मनफूल भाई, एक गुर की बात बताता हूँ। आपका एहसान होगा मनफूल भाई। मुझे काम करते देखा है? कहा, अपने ही काम में इतना उलझा रहता हूँ कि मैं सिर्फ 2 घंटे काम करता हूँ। क्या सच? हाँ, 2 घंटे में 1.25 घंटे तो हो सकते हैं, 2.25 घंटे नहीं। मालिक ने खुद ही कह दिया, ये कोठी तो छोड़नी पड़ेगी मनफूल, परंतु तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेकार ज़्यादा रपटने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत? मिनिस्टर तो बदलते हैं, परंतु माली तो सरकारी नौकर होता है। नया मिनिस्टर आएगा तो। मैं सरकारी नौकरी के कारण नहीं हूँ चेत सिंह, सरकारी नौकरी मेरे कारण है। मालिक ने सरकारी में नाम लिखा दिया, सो सरकारी नौकर हो गया। पहले भी इन्हीं मालिक का नौकर था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। काम सिर्फ इतना है कि शाम के वक्त मशीन से घास काटी और दोनों भैंसों के लिए घास काट कर बस छुट्टी कर दी। अच्छा बता, तो अपने जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनकी तनख्वाह क्या होती है? हज़ारों में होती है। मान ली तेरी बात, उनके खर्च भी हज़ारों में होते हैं। वो हमसे ये तो उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए 10-5 की कसर खा जाए, परंतु वो हमारे लिए 10-5 तो क्या, रुपया अठन्नी की भी चोट नहीं खाएंगे। बात तो ठीक कहते हो। तो भैया यही गुर की बात है। चींटी से दोस्ती करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाथी की गुलामी भी अच्छी है। हाथी का इतना चारा होता है कि छोटे मोटे प्राणी का तो उसकी झूठन से ही पेट भर जाता है। सचमुच लाख रुपए की बात है। मुझे नौकरी में 11 साल हो गए। जब पहली बार मालिक चुनाव में जीते थे तभी से सरकारी नौकरी में हूँ, परंतु काम सरकारी नहीं करता। बस जो भी मालिक हुक्म दे, और आज तक कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो गैर हाजिरी लगा दे या ये पूछ ले कि क्या काम किया और कहाँ काम किया। बस हर महीने दस्तखत किए और तनख्वाह ले ली। मनफूल भाई, बोलो, तुम्हारे मालिक? हाँ, मेरे मालिक ही मेरे लिए गवर्नमेंट है। निभाव कैसे होता है? क्या मतलब? तुम्हारे मालिक तो बड़े गर्म मिजाज है। किसने कहा? आँखों से देखा और कानों से सुना। यानी आँखों और कानों ने धोखा दिया। मैं समझा नहीं। मालिक का मिजाज तो बर्फ़ की तरह ठंडा है। वो तो तब ना, तुमने जो मालिक का मिजाज देखा वो तो समझ लो मजाक था। अजीब बात है। हाँ, बात तो अजीब है।
बात क्या, मेरे मालिक सिर से पाँव तक अजीब है। मुझे तो उनसे डर लगता है। मनफूल हंसा। डर? खैर, फिलहाल इस बात को छोड़ो, रिश्तेदारी होने दो, फिर अपने साढ़ू को मालिक की ही नौकरी दिलाऊंगा। देखना देखना कि कितनी जल्दी लखपति बनता है। सब भाग्य की बातें हैं मनफूल भाई। जानते हो, हमारे चौधरी इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन को तो जानते हो क्या? मैं किसी चौधरी इंस्पेक्टर को नहीं जानता। उसने जो कहा। क्या कहा? कहने लगा, बेटा संभल कर रहना, जिस कोठी में तुम जा रहे हो उसमें एक आदमी को ज़मीन में गाड़ दिया गया है। सो तो सच है। चेत सिंह ने चौंकने का उपक्रम किया। क्या सचमुच सच है? हाँ। फिर भी कहते हो कि मालिक का स्वभाव बर्फ़ की तरह ठंडा है। बिल्कुल कहता हूँ। आपकी बातें तो मनफूल भाई। सुनो, सुनाओ। यूँ समझ लो कि औरत मर्द की कमज़ोरी होती है। मैं समझा नहीं। नहीं समझो तो ही अच्छा है। बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती है। मालिक की औरत पर नज़र थी। मियाँ बीवी दोनों ही यही इसी कोठी में रहते थे। औरत तमाशा करती रही और मर्द देखता रहा था। फिर दोनों पर सत्यवान सावित्री बनने का नशा छा गया। चेत सिंह, मैं सुन रहा हूँ मनफूल भाई। मत सुनो, सुनने जैसी बातें नहीं हैं। हाँ के पाँव के नीचे कोई कुचला जाए तो फ़ायदा करने के लिए बचा नहीं रहेगा। यूँ समझो कि कभी कुत्ता पाला है? अपने धंधे में कुत्ते तो पालने ही पड़ते हैं। तब बताओ, अगर कोई कुत्ता पालने वाले पर ही भौंकने लगे तो? ये कुत्ते के पागल होने के लक्षण होते हैं। पागल कुत्ते का अंजाम क्या होता है? मौत। बस, कुल मिलाकर बात इतनी सी है। यूँ कोई बात को खींच कर हनुमान की पूंछ बना दे तो मैं क्या करूँ और मालिक क्या करे? लगभग यही मनफूल ने बड़ी चतुराई से बात समाप्त कर दी थी। फिद्दे मियाँ ने मनोयोग से आज की बातें सुनाई। जगन और बंदूक सिंह सहज ढंग से सुनते रहे। तब जबकि फिद्दे मियाँ चले गए थे, बाद में उनका फ़ोन भी आ चुका था, यह कि मुर्गियाँ भाग गई, अपना दरबार छोड़ गई है। यानी उस महिला के साथ वाले सभी व्यक्ति भागने में सफल हो गए थे। अभी कुछ देर पहले ही तेज़ हवा के साथ वर्षा आरंभ हो गई थी। जगन और बंदूक सिंह दोनों अपने अपने पलंगों पर लेट गए थे। गुरु सो गए क्या? बंदूक सिंह ने बात छेड़ी। तुझे क्या तकलीफ़ है भाई? मैं सोऊं या जागूं? तुझे चिंता क्यों है? मामले का चक्कर। तो शनि ग्रह का चित्र देखा है? नहीं। उसके चारों ओर बड़ा खूबसूरत घेरा है। होगा। शुक्र के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों की गहरी परत है। मुझे नहीं मालूम। दोनों ग्रह रहस्यपूर्ण हैं। शायद मुझे वहाँ नहीं जाना है। मैं मामले की बात कर रहा था। ज़रूरी है? शुक्र और शनि की भांति मामला भी गोल तो है ही, चारों तरफ से रहस्य के आवरण से घिरा भी है। ऐसा? मुझे लगता है कि हमने अभी तक इस मामले में झक ही मारी है। वेरी गुड। मामले के पत्ते तो पकड़ में आते हैं, परंतु जड़ पकड़ में नहीं आती। मुझे तुमसे सहानुभूति है। आप तो बंदूक सिंह उठकर बैठ गया। आप तो एकदम उदासीन हो गए हैं, मानो आपका मामले से कोई संबंध ही न हो। छोकरे। जी हुजूर। घबराहट की बीमारी है क्या? जी। यूँ बिलाव की तरह बैठकर झपट्टा मारने की तैयारी मत करो, आराम से लेटो। जो हुक्म। अब सुनो, इरशाद फरमाइए। हम केंद्रीय खुफिया विभाग के बैल हैं। हमारा चरवाहा यानी चीफ ऑफ स्टाफ गंजा है और उसके नाखून भी है। सो तो है। जो बैल होता है उसके कंधे पर जुआ रखा ही जाता है, फिर चाहे उसे बैलगाड़ी में चलाया जाए चाहे कोल्हू में। बिल्कुल ठीक। बस, तो अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। यही तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? नींद नहीं आ रही है और नींद आ भी कैसे सकती है? मामले का ऊँट करवट से बैठने की बात तो दूर, ढंग से खड़ा भी नहीं है। इधर कूद फांद उधर कूद फांद, बस बलबलाए जा रहा है। तो क्या किया जाए? मुझे नहीं मालूम। मैं तो रात में आराम की नींद लूँगा। मैं गधा नहीं हूँ, हर वक्त काम से लदे फिरना, लदे लदे ही रात में बिस्तर पर भी कराहते रहना मुझे पसंद नहीं है।
ज़रूर आपका मूड ठीक नहीं है। जगन ने उत्तर नहीं दिया। गुरु, खामोश। प्लीज़, दरअसल एक सुझाव है। बको। वो औरत, आगे बोलो। मुझे विश्वास है कि वो पूछताछ में कुछ उगलने वाली नहीं है। शायद। क्यों ना सुबह पूछताछ की औपचारिकता पूरी करके आप उसे छोड़ दे और मैं उसका पीछा करूं। मुझे विश्वास है। मुझे भी विश्वास है। क्या? यूँ उसने घायल होने का भद्दा मेकअप किया था, परंतु स्त्री आकर्षक है, सुंदर है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं सुबह 1 घंटे पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दूंगा। खुश? आप गलत समझ रहे हैं। बंदूक? यस सर। मैं गलत सही कुछ नहीं समझ रहा हूँ। सही समझिए ना, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। मैं सही गलत कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। अलबत्ता जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। परंतु ज़रूरी है कि जो मैं सोच रहा हूँ आप भी समझे। बच्चे? जी बाप जी। सुबह भेंट होगी, बशर्ते कि उस चुड़ैल की कोई और बहन आकर रात में ही ठाए ठू न कर जाए। शुभ रात्रि। प्लीज़ गुरु। जगन ने उत्तर नहीं दिया। सर। जगन मौन था। प्लीज़ सर। उत्तर में जगन का खर्राटा सुनाई पड़ा। धत तेरे की। फिर खर्राटा। मान गए गुरु, सिद्ध पुरुष हो।